अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ेंगे। ऐसा सैटेलाइट का ऑर्बिट जिसके अंदर सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल मोशन है वो एग्जैक्टली बराबर हो जाए रोटेशन ऑफ द अर्थ के। यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करने में 24 आवर लेती है, जिसे हम 1 डे कहते हैं। तो वो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उसके अंदर जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी वो भी अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 24 आवर का टाइम लेगी। तो उसे हम उस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जो सैटेलाइट होगी उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। तो इसकी दो डेफिनेशन है यहाँ पर, आपको इसी एक तैयार कर लें इसमें से। The orbit of a satellite in which its motion around the Earth is exactly equal to the motion of the Earth about its axis is called geostationary orbit. या फिर orbit of a satellite in which its rotation is synchronized with the rotation of the Earth is called geostationary orbit. मतलब जिसकी रोटेशन जो है ना अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, मीन्स टू से अब जियो स्टेशनरी है, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो मूव नहीं करेगी। यानी कि ये फ़र्ज़ करें ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के यानी कि सेंटर से उसका रेडियस मेजर करते हैं, यहाँ तक लॉन्च की गई है। तो अब ये स्पेसिफिक एरिया के लिए है, इस स्पेसिफिक एरियाज़ पे ये अगर सैटेलाइट है तो इसी का सिग्नल रिसीव करेगी और सेंड करेगी। तो इसको यहीं पर मौजूद रहना है, इसके सामने, इस स्पेसिफिक एरिया के सामने। ये तो एरिया आगे मूव करेगा जब अर्थ स्पिन मोशन करेगी यानी रोटेशन करेगी, तो ये एरिया इधर आ जाना है थोड़ी देर बाद रोटेट करते हुए। तो उतनी देर में ये सैटेलाइट भी यहाँ आ जाएगी, फिर ये एरिया यहाँ आ जाएगा आगे रोटेट करते हुए, फिर ये भी इधर आ जाएगी उतनी देर में, सेम टू सेम। और ये एरिया यहाँ आएगा तो ये सैटेलाइट यहाँ आ जाएगी इस तरह से, फिर ये इधर वापस और ये भी उधर वापस। अर्थ ने एक रोटेशन कम्प्लीटली उसने अपनी एक ऑर्बिट पूरा कर लिया। तो यहाँ पर जो एरिया है उसके लिए ये दिन रात सुबह शाम हर वक्त वो वहीं रहेगी आसमान पे ही, उसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, क्योंकि उसकी जो मोशन है वो अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गई। अब ये जो ऑर्बिट है इसका साइज़ कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। तो अब इसको ड्राइव करते हैं। देखिए आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा था, जिसमें हमने एक ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था। और इसके अलावा जर्नल जो रिलेशन है वेलोसिटी का वो भी साथ में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये इसकी एप्लीकेशन शॉर्ट में पूछी जाती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। इसमें वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन और मिलिट्री यूजेस हैं, लाइव टेलीकास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये 4 यूजेस आपने याद रखने हैं। दोबारा बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, वेदर ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड मिलिट्री यूजेस, और इसके अलावा लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है जी। अब जब ऑर्बिटल स्पीड की अगर बात करते हैं तो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो आपने ड्राइव की थी Gm/r। ठीक है जी। और एक आप बात करते हैं सिंपली S/t। अब सैटेलाइट एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो वो कितना कवर करेगी, 2πr ओवर टाइम लगेगा उसको, टाइम पीरियड t लग जाएगा। ये स्मॉल t ही रहने दें अगर रहने देना तो ये दोनों v की वैल्यू है। आप कंपेयर करें इनको, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 कह लें, इनको दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों v की वैल्यू है। तो आ जाएगा 2πr ओवर t इज इक्वल टू √Gm/r। दोनों तरफ स्केयर लीजिए, स्केयर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4π² और r² डिवाइडेड बाई t², और इधर आ जाएगा Gm/r। ठीक है जी। नेक्स्ट अब r को सेपरेट करना है, ये r इधर ले आए, r³ हो जाएगा, फिर Gm और t² इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 4π² इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, लेकिन उससे पहले r³ है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट लें दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड पे तो क्यूब खत्म हो जाएगा, इधर 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ g की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ भी आप जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है जी। और टाइम 24 आवर है, उसको आप कन्वर्ट कर लें सेकंड्स के अंदर। 24 आवर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे तो
सेकंड के अंदर, तो वो आएगा 86400 सेकंड। ठीक है जी। तो अब ये वैल्यू सारी आप यहाँ पुट कर दें, आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो आएगी जी, देखें, सारी वैल्यूज पुट करें, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और फिर मास आएगा 6 इंटू 10⁻⁴ 24, उसके साथ टाइम है 86400, और डिवाइडेड बाय टाइम का स्केयर भी है, और डिवाइडर में 4 पाई की जगह 3.14 का स्केयर। अब इसका होल का आपने 1/3 क्यूब रूट भी लेना है, वो आप कैलकुलेटर से इजीली ले सकते हैं, उसमें मौजूद होगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, यानी कि आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 42,300 किलोमीटर, 42,300 किलोमीटर, या फिर ये 360 एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर आगे भी डिजिट्स देखे जाएँ तो 360 को राउंड ऑफ करके वो 400 भी कर देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी किया होता है। फिलहाल यही याद रखना है कि ये रेडियस है 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन हमने सैटेलाइट तो लॉन्च करनी होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से, सेंटर से नहीं, क्योंकि ये रेडियस फिर माइनस कर दो इसमें से अर्थ का रेडियस, तो बाकी जो रह जाएगा, क्योंकि आर जो बनता है स्मॉल आर, जो रेडियस बनता है वो आर प्लस हाइट, ये माइनस कर दीजिए, तो हाइट आपके पास जो आएगी, इधर आके ये माइनस कर दें तो वो आ जाएगी 36,000 किलोमीटर, क्योंकि आर की वैल्यू जो अर्थ के लिए है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है अर्थ का रेडियस। तो ये बाकी रह जाएगा 36,000 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होगा फ्रॉम इक्वेटर, वो कितना होगा 36,000 किलोमीटर हाइट पे होगा। तो उसके अंदर जो सैटेलाइट आप लॉन्च करेंगे वो 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, और एक स्पेसिफिक रीजन के लिए वो लॉन्च की गई होगी, उसको वो कवर करेगी। तो एक सैटेलाइट जो है वो 120 लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ऑफ द अर्थ को कवर करती है। तो पूरी पॉपुलेटेड अर्थ को कवर करने के लिए 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट चाहिए। देखिए 120 एक कर लेगी, 120 दूसरी, 120 तीसरी, तो तीनों इक्वली जो है वो करेक्ट पोजीशन पे चाहिए। तीनों 120 लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ऑफ द अर्थ कवर करेंगी, तो पूरी पॉपुलेटेड अर्थ कवर हो जाएगी, 360 डिग्री पूरा बन जाएगा उसका, और कहीं से भी सिग्नल रिसीव भी हो सकता है और सेंड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इसकी अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन वो देखते हैं जी। तो अब देखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी हैं। लेकिन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। उनका एक फिक्स ऑर्बिट आपने अभी वैल्यू कैलकुलेट की 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक सैटेलाइट जो है वो 120 लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ऑफ द अर्थ को कवर करती है। इसलिए होल पॉपुलेटेड अर्थ को कवर करने के लिए 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट चाहिए, जैसा कि ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक सैटेलाइट वो 120 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल को कवर करती है, और उनके दरमियान भी जो एंगल बनेगा वो 120 लॉन्गिट्यूडनल का बनेगा। 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट जो है वो पूरी अर्थ को कवर कर लेंगी। उसके बाद वो कहता है कि हम इन सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं जब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स जो है ना वो रेडियो वेव्स की बनिस्बत बहुत छोटी वेवलेंथ की होती हैं। तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब पास करती हैं तो उसकी डिफरेंट लेयर में से गुजरने के बाद वो रिफ्रैक्शन शो नहीं करती रेडियो वेव्स की तरह। रेडियो वेव्स जो है अगर उसको गुजारा जाए तो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं, डेंसिटी क्योंकि सेम नहीं है एयर की, तो वो रिफ्रैक्शन शो करती हैं और अपने टारगेट से जो है ना वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाती हैं और एनर्जी लॉस कर देती हैं। जबकि माइक्रोवेव्स जो है ना वो नैरो बीम की शक्ल में स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, किसी किस्म का रिफ्रैक्शन शो नहीं करती है एटमॉस्फेयर में से, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि माइक्रोवेव्स क्यों यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो नैरो बीम की शक्ल में स्ट्रेट मूव करती हैं, कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करती। तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है फ्रॉम द स्टेशन, वो अर्थ के ऊपर उनकी तादाद 200 है, 200 के करीब है, यानी 200 अर्थ स्टेशन है जिससे हम सिग्नल भेजते भी हैं और कम्युनिकेशन सैटेलाइट को और वापस रिसीव भी करते हैं।
और इसके अंदर 126 कंट्रीज़ जो है ना वो उनकी कंट्रीब्यूशन है इस लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम के अंदर, और इसको कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है ये ऑपरेट करती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 6, 4, 6, 11 और 14 गीगाहर्ट्ज़। ये याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और MCQs भी है। 4, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी कैपेसिटी है 30,000 टू वे कॉल टेलीफोन कॉल जो है वो ऑपरेट कर सकती है, और प्लस 3 TV चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती है। तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद माइक्रोवेव्स, ये बताना लाजमी है। और फिर ये जो पहले आपने बताया 200 अर्थ स्टेशन है, ये MCQs के लिए आ सकता है। 126 कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, ये भी MCQs के लिए आ सकता है। और ये जो पीछे रह गया माइक्रोवेव्स क्यों यूज़ करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और 120 लॉन्गिट्यूडनल वाला तो एक्सरसाइज में भी है। नेक्स्ट देखिए जी, न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। देखें यहाँ पर अब कंपैरिजन किया गया है न्यूटन की थ्योरी का और ग्रेविटेशन बाय द आइंस्टाइन जो उसका व्यू था उसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके 9th क्लास में भी, चैप्टर नंबर 5 में, कि जो दो मासेस हैं यूनिवर्स के अंदर, हर ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ लिखा भी हुआ है प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आर स्केयर। तो यहाँ वो न्यूटन ये कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं कैलकुलस की मदद से कि दो मासेस के दरमियान फोर्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और ये इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट काम करती है आज भी, और जितने भी आप रॉकेट लॉन्च करते हैं उनकी मोशन में हेल्प करती है, और ये बाकी सारी जो कैलकुलेशन है वो इस क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन इस लॉ के अंदर यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन ने दो बातें नहीं बताई। दो क्वेश्चन थे कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कैसे कर लेता है, मैकेनिज्म क्या है उसका, ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, ये नहीं बताया गया। और दूसरा, फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो क्यों करती है, मींस के डिस्टेंस बढ़ने से मासेस के दरमियान फोर्स वीक क्यों हो जाती है। इन दोनों बातों का आंसर इसके अंदर नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन के जब आप देखें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसके अंदर जो है ये इन दोनों बातों का जवाब भी मौजूद है, और ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, मैकेनिज्म क्या है उसका, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो उन्होंने कहा यानी कि इमेजिन करें कि जो हमारी स्पेस है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रेट रबड़ शीट की तरह है, उसे क्वांटम फॉर्मिंग कहते हैं। जहाँ भी हैवी ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ से वो रबड़ शीट बेंड हो जाएगी, जैसा कि साइड में दिखाई भी हुई है, वेट है तो डेफिनेटली वहाँ से वो बेंड है। अब मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। एक कपड़ा ले लें, 4 कॉर्नर है उसके, यानी चारों कॉर्नर पे एक एक आदमी उसको पकड़ ले, खींच ले, वो बिल्कुल नाइस एंड फ्लैट होगा। इस तरह स्पेस है 2 डायमेंशनल में अगर कंसिडर करते हैं। आप उसके ऊपर छोटी सी बॉल रोल करते हैं, वो बॉल बिल्कुल सीधा मूव करेगी, स्ट्रेट। अब आप ऐसा करें, उसके सेंटर के अंदर एक पत्थर रख दें या एक बड़ा फुटबॉल रख दें उस कपड़े के सेंटर में जो चारों कॉर्नर से बंदों ने पकड़ा हुआ है, तो वो देखेंगे आप कर्व बन जाएगी अराउंड द फुटबॉल या स्टोन। तो वो जो कर्व कर लेगी स्पेस, वो किसने की, वो जो हैवी मास आपने प्लेस कर दिया, उसने स्पेस को अपने सराउंडिंग से कर्व कर लिया। अब जो है आप उस बॉडी को जो आप पहले रोल कर रहे थे, लाइट बॉडी, वो आप रोल करें। अब आप देखेंगे वो बजाय स्ट्रेट लाइन में जाने के वो उस कर्व पाथ के ऊपर जो है ना मूव करने लगेगी, और जियोडेसिस की शक्ल में या जियोडेसिस के ऊपर कह लो मूव करेगी। जियोडेसिस कहते हैं सर्कुलर मोशन लेना, सर्कल पाथ लेते रहना। तो यहाँ पर वो कर्व स्पेस के ऊपर जो है ना वो मूव करेगी इस तरह से, और बॉडी एट द एंड वो अगर वो मतलब ज़ाहिर सी बात है फ्रिक्शन होगी, वो रुक जाएगी एट द एंड, वो जाके उसी जो हैवी ऑब्जेक्ट आपने मिड में प्लेस किया उसके साथ जाके वो अटैच हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि वो जो बॉडी बीच में है उसने स्पेस टाइम को कर्व कर दिया अपने सराउंडिंग में, और वहाँ जो भी उस कर्व पाथ पे आएगा या कर्व स्पेस पे आएगा, तो डेफिनेटली अगर तो उसकी स्पीड हुई कोई इनफ तो वो सर्कल पाथ में मूव करेगा, अदरवाइज जो मिड वाला जो ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। हम देखें जैसे जैसे उससे अवे जाएंगे, वो जो मिड वाला ऑब्जेक्ट है जिसने कर्व की हुई अपने सराउंडिंग से स्पेस, अगर उससे आप अवे जाएंगे डेफिनेटली क्या होगा जो स्पेस है वो स्ट्रेट होती चली जाएगी, और वो जो दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स है वो वीक हो जाएगी। इस तरह ये आइंस्टाइन का व्यू था कि न्यूटन की थ्योरी तो ये एक्सप्लेन नहीं करती कि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक क्यों होती है, लेकिन ये जो इनवर्स के लॉ है ये
उसके अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैसे जैसे आप उस हैवी ऑब्जेक्ट से अवे मूव करेंगे, उसके सराउंडिंग में जो स्पेस कर्व हो चुकी थी वो स्ट्रेट होना शुरू होगी। जैसे दूर जाएंगे तो उस स्ट्रेट कर्व के ऊपर फिर दोबारा वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो ईजीली वहाँ फ्रीली वो रह सकता है। अगर उसको सीधा स्ट्रेट मूव भी करवाना चाहे वो कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी करीब आएगा तो उस कर्व पाथ के ऊपर वो जियोडेसिस को फॉलो करेगा, सर्कल पाथ में मूव करना शुरू करेगा। तो ये आइंस्टाइन का व्यू था। तो आइंस्टाइन की थ्योरी को जो है ना फिर न्यूटन की थ्योरी से ज़्यादा बेटर समझा जाता है। ये बात नहीं है कि न्यूटन की थ्योरी गलत है, लेकिन न्यूटन की थ्योरी जो है वो आपको कैलकुलेट करना सिखाती है दो मासेस के दरमियान फोर्स, और उसी इक्वेशन की बेस पे जो है ना हमने सारे रॉकेट वगैरह जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर ये है कि आपको दोनों बातों का जवाब मिल जाता है कि जो इसके अंदर किए गए थे। यहाँ एक देखें साइड में एक एग्जांपल भी है कि लाइट जो है ये वेरिफिकेशन है असल में उसकी, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी कि 1916 के अंदर उन्होंने ये सजेशन दी थी, ये वाली थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1919 के अंदर ये सोलर इक्लिप्स लगा था, सोलर इक्लिप्स लगा था। तो डेफिनेटली सूरज के आगे चांद आया, तो सूरज की बैक साइड पे जो स्टार थी उसकी रोशनी जो है हमें नज़र आ रही, हम तक पहुंच रही थी। तो अपेरेंटली देखें स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है, वो लाइट वहाँ से चल रही है और हमारे सन की ग्रेविटी की वजह से वो लाइट बेंड होती है और वो स्ट्रेट आती है हमारी अर्थ तक। अब हमारा आई और ब्रेन बिल्कुल उसको स्ट्रेट देखता है। तो ये स्टार की पोजीशन जो नज़र आ रही है वो अपेरेंटली चेंज है एज़ कम्पेयर टू ट्रू पोजीशन। तो जो लाइट का बेंड होना है वो आइंस्टाइन ने मेजर किया उस वक्त टेलीस्कोप से, और वो एंगल भी खास एक वैल्यू आई उसकी। अब देखें लाइट का जो बेंड है, बेंड होना वो ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि वो सन के पास से गुजर रही है। तो सन ने अपने सराउंडिंग में स्पेस क्या की होगी, बेंड की होगी, कर्व की होगी। तो उस कर्व पास से गुजरेगी, डेफिनेटली वो अपना पाथ चेंज करेगी तो अर्थ तक आएगी। तो हम उसको स्ट्रेट देखते हैं। स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है और एक्चुअल पोजीशन है सोलर इक्लिप्स से पहले और बाद में मेजर की गई, जिससे पता चला कि ये लाइट की जो बेंडिंग है ये ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सन की वजह से है। तो ये 1919 के अंदर यहाँ मेजर किया गया, एंगल की वैल्यू भी लिखी हुई है 1.75 seconds of angle which was found to be the same during the solar eclipse in 1919। तो ये पहले उसने प्रिडिक्शन दी थी, तो ये एंगल बिल्कुल वही मेजर किया गया जो प्रिडिक्ट किया गया था फ्रॉम आइंस्टाइन। तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसमें इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है शॉर्ट में, लॉन्ग में तो नहीं आया कभी भी ये। तो ये तैयार करना है, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा।